हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेट इकोनॉमिक्स क्लासेस। आई एम प्रियंका। स्टार्ट करें आज हम इंडियन इकोनॉमी, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे नेशनल इनकम के बारे में। नेशनल इनकम में जो है हम बात करेंगे दैट व्हाट यू मीन बाय नेशनल इनकम, the all concepts, the methods plus the previous year questions plus the current scenario. So start करते हैं हम आज का लेक्चर इंट्रोडक्शन से। So इंट्रोडक्शन में क्या है, हम सबसे पहले समझेंगे कि नेशनल इनकम है क्या। So first of all, नेशनल इनकम क्या है? It is accounting provides a wide view of the country's entire economy. जो हमारी कंट्री की पूरी इकोनॉमी है उसके बारे में एक वाइड व्यू देना, समझना चीजों को। In which there are groups of populations वो पार्टिसिपेट एज अ प्रोड्यूसर एंड इनकम रिसीवर। कई लोग एज अ प्रोड्यूसर पार्टिसिपेट करते हैं इकोनॉमी में, कई लोग एज इनकम रिसीवर पार्टिसिपेट करते हैं। तो ग्रुप्स ऑफ पॉपुलेशन है, उन सब के बारे में स्टडी करना, उनके बारे में जानना। इफ अवेलेबल ओवर अ लॉन्ग पीरियड clearly relieves the basic and the structural changes in the economy. जो हमारी इकोनॉमी है उसमें हमारे बेसिक चेंजेस क्या हैं, हमारे स्ट्रक्चरल चेंजेस क्या आए हैं, उन सब चीजों के बारे में समझना। हम ये सारी चीजें वन बाय वन समझेंगे। स्टार्ट करते हैं नेशनल इनकम की डेफिनेशन से। सबसे पहले अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो नेशनल इनकम की क्या डेफिनेशन है? इट मेजर्स the sum total of the value of all the goods and services produced by all the people during a financial year including NFI, net factor of income को include करके। देखो, जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज बनी हैं उनकी वैल्यू का सम टोटल करना प्लस नेट फैक्टर इनकम को ऐड करना क्या कहलाता है? नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को हम बेसिकली NNPFC से भी जानते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्टेड फैक्टर कॉस्ट, जिसमें NFIA बाहर की इनकम भी जो है वो ऐड होती है। सो इट मीन्स दैट नेशनल इनकम मेजर्स प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ एन इकोनॉमी इन अ अकाउंटिंग ईयर। एक अकाउंटिंग ईयर में हम क्या देखते हैं कि इकोनॉमी की क्या प्रोडक्टिव कैपेसिटी है, कितना वो प्रोड्यूस कर सकती है। सो इट इज अ प्रोसेस ऑफ काउंटिंग द वैल्यू ऑफ फ्लो बिटवीन द सेक्टर्स and then summing up to find the total value of economic activities in an economy. अगर हम बात करें हमारी इकोनॉमी में तीन तरीके के सेक्टर हैं, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है। तो उन सब सेक्टर्स की वैल्यू को सम टोटल करना, वहां पे प्राइमरी में कितनी प्रोडक्शन हुई है, सेकेंडरी में कितनी हुई है सर्विसेज, टर्शरी सेक्टर में कितनी हुई है, उन सबकी वैल्यू का सम टोटल करना क्या कहलाता है? ये नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का तरीका है। हम कई सारे मेथड्स पढ़ेंगे इसमें तीन तरीके के। उससे पहले हम समझते हैं नेशनल इनकम क्या है। एक सिग्निफिकेंट कंसेप्ट है। सिग्निफिकेंट मींस व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू स्टडी अबाउट नेशनल इनकम बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजंस। सबसे पहला अगर हम रीजन देखिए, टू मेजर एंड एनालाइज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ के बारे में समझना, उसको एनालाइज करना क्या कहलाता है। इसलिए तो हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं ताकि हमारी इकोनॉमी की हमें डेवलपमेंट पता चले, हमें पता चले इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी हो रही है। नेक्स्ट हमारा क्या है? टू चेक वेदर इज प्रोग्रेसिंग और डिस्कस्ड पाथ ऑफ डेवलपमेंट और नोट। जो हमारी इकोनॉमी है वो एक डेवलप्ड प्रोसेस की तरफ जा रही है, डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्री बन रही है, क्या वो पाथ जो है वो सही है। नेक्स्ट, टू नो कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स इन द नेशनल इनकम। अलग अलग सेक्टर का क्या कंट्रीब्यूशन है। यहाँ से जैसे हमारा क्वेश्चन बनता है कि प्राइमरी सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट करता है नेशनल इनकम में, सेकेंडरी सेक्टर कितना परसेंट कंट्रीब्यूट करता है, टर्शरी सेक्टर कितना परसेंट कंट्रीब्यूट करता है, तो हमें सेक्टर्स का कंट्रीब्यूशन भी पता चलता है। फोर्थ, फॉर इंटरटेम्पोरल कंपैरिजन। इंटरटेम्पोरल मींस डिफरेंट टाइम पीरियड का जो कंपैरिजन होता है। हम डिसाइड कर लेते हैं कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हमारी नेशनल इनकम कितनी थी, फिर हमारी प्रीवियस पीरियड में कितनी नेशनल इनकम थी, हम क्वार्टरली भी डिसाइड कर लेते हैं। तो टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं, हम कंपैरिजन करते हैं नेशनल इनकम के बीच में, ताकि हम क्या है फ्यूचर जो पाथ है, जो हम आगे रास्ता जो हमारा होगा हम कैसा करेंगे, मतलब हमारा वे जो है वो समझ में आएगा कि हम सही डायरेक्शन में चल भी रहे हैं या फिर नहीं चल रहे। सो अगर हम इस चीज को पूरे कंक्लूड करें तो हमें क्या समझ में आता है दैट इट इज अ फ्लो कंसेप्ट। ये कोई स्टॉक का कंसेप्ट नहीं है, पॉइंट ऑफ टाइम का कंसेप्ट नहीं है, ये फ्लो का कंसेप्ट है। पीरियड टू पीरियड जो चीजें चलती रहती हैं, ठीक है। नेशनल इनकम एस्टिमेशन की बात करते हैं उसके बाद हम कि एस्टिमेट कौन करता है नेशनल इनकम। सो सबसे पहली बात ये एस्टिमेट करते हैं CSO मींस सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है कि नेशनल इनकम को एस्टिमेट कौन सी ऑर्गेनाइजेशन करती है। सो नेशनल इनकम कमेटी 1949 में जो सेटअप हुई थी वो क्या डिफाइन करती है नेशनल इनकम को? एज अ मेजर द वॉल्यूम ऑफ द कमोडिटी एंड द सर्विसेज turned out during a given period counting without duplication, बिना duplication के। duplication means problem of double
काउंटिंग आ जाती है यहाँ पे। यहाँ क्या होता है कि हमारी वैल्यू ऑफ आउटपुट कुछ निकला है, उसमें कुछ ना कुछ इंटरमीडिएट मतलब रॉ मटेरियल भी निकला होगा, तो डबल काउंटिंग ना हो उस चीज को हमें ध्यान रखना पड़ता है। मान लो आपने एक टेबल ली है, टेबल आपने ले ली, टेबल में उससे पहले वुड भी आपने परचेज की होगी, उसका और मटेरियल भी परचेज किया होगा, तो क्या आप नेशनल इनकम कैलकुलेट करते वक्त क्या आप कमोडिटी में जो फाइनल टेबल की वैल्यू है वो भी लिखोगे, और जो आपने इंटरमीडिएट वैल्यूज ली हैं, रॉ मटेरियल जो भी है उसको भी लिखोगे? नहीं ना, फाइनल टेबल की वैल्यू में ही तो जो फाइनल हमारा प्राइस है उसमें ही तो ये सारे इंटरमीडिएट्स ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो हम दोबारा तो इंक्लूड करेंगे नहीं। इसलिए यहाँ पे प्रॉब्लम जो अराइज होती है वो डुप्लीकेशन की अराइज होती है, ठीक है, डबल काउंटिंग की अराइज होती है, तो उस चीज का हमें यहाँ पे ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम चले तो बेसिक इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्या हैं, क्या क्या चीजें हैं जो हम नेशनल इनकम में पढ़ेंगे। सबसे पहले नेशनल इनकम ऑफ ए कंट्री कैन बी मेजर्ड बाय जीएनपी, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रोस नेशनल इनकम, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट एंड पर कैपिटा इनकम। ये सारी ही चीजें हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो यहाँ पे बेसिक जो प्रॉब्लम आती है वो फॉर्मूलाज में आती है। पता ही नहीं कि जीडीपी गिवन है, हमें एनएनपीएफसी में कैसे जाना है, जीडीपी एमपी गिवन है, एनएनपीएफसी में हमें कैसे जाना है, तो उस चीज को हम बहुत ही डिटेल में समझेंगे एकदम आसानी से। स्टार्ट करते हैं हम जीडीपी से, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से। सबसे पहले अगर हम ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो ये क्या है, इट इज अ मॉनेटरी वैल्यू ऑफ all the goods and services produced by the people within the domestic territory। सबसे पहले अगर आप ये वर्ड देखो तो डोमेस्टिक आ रहा है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब यहाँ पे जो बात हो रही है डोमेस्टिक टेरिटरी के अंडर जो भी चीजें आ रही हैं, उस डोमेस्टिक टेरिटरी में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं सिर्फ उन्हीं की बात हो रही है, उन्हीं की ही मॉनेटरी वैल्यू यहाँ पे इंक्लूड होगी। मतलब बाहर की जो इनकम जनरेशन है, बाहर से जो चीजें आ रही है वो इंक्लूड नहीं होगी, ठीक है। जीडीपी की अगर हम बात करें तो इसमें कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर प्लस जो नेट एक्सपोर्ट है उसकी बात यहाँ पे आती है कि नेट एक्सपोर्ट हम कितना लेंगे नहीं लेंगे, वो हम सारी चीजें देखेंगे। सबसे पहले इनकम ऑफ फॉरेन नेशनल्स लिविंग इन इंडिया इज काउंटिंग, जो हमारे फॉरेन नेशनल्स हैं बाहर के, इंडिया में रह रहे हैं, वो इंडिया में प्रोडक्शन कर रहे हैं, डोमेस्टिक टेरिटरी में हो रहा है, तो वो हमारी जीडीपी में इंक्लूड होगा। बट इनकम ऑफ नेशनल्स ऑफ इंडियन आउटसाइड द कंट्री, अगर हमारे इंडिया के ही नेशनल्स हैं जो इंडिया के बाहर रह रहे हैं, बाहर प्रोडक्शन करें, बाहर इनकम जनरेट करें, वो हमारे जीडीपी में इंक्लूड नहीं होगा। तो ये जो है हमारा बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाते हैं यहाँ पे। यहाँ से क्वेश्चन कई बार आ सकता है कि फॉरेन नेशनल्स जो इंडिया में रह रहे हैं उनकी जीडीपी में इंक्लूड होगा या नहीं होगा, या फिर हमारे इंडियन नेशनल्स जो आउटसाइड द कंट्री रह रहे हैं वो हमारे जीडीपी में काउंट होगा या नहीं होगा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पे, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करते हैं। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, इट इज अ सम टोटल ऑफ द वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर एक्सक्लूडिंग द कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। यहाँ पे अगर आप एक बात करो तो यहाँ पे जो पहला हमारा आया था वो क्या आया था, जीडीपी एमपी आया था। जीडीपी में एमपी में हमने क्या किया था, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज एक डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं वो सारे हमने लिए। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट हमारा आया है वो आया है एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यहाँ पे भी डोमेस्टिक है, यहाँ पे भी डोमेस्टिक है, मतलब बाहर की इनकम तो यहाँ ऐड नहीं हो रही है, यहाँ पे सिर्फ जितनी डोमेस्टिक टेरिटरी में इनकम है वो ऐड कर रही है, ठीक है, उनकी वैल्यूज को हम ऐड कर रहे हैं। सिर्फ जो डिफरेंस है वो किसमें आए, यहाँ पे ग्रोस है और यहाँ पे नेट है। तो ग्रोस से जब हम नेट की तरफ जाते हैं तो हम माइनस करते हैं डेप्रिसिएशन, जिसको हम बोलते हैं कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। अब आप एक बात बताओ, आपने कोई फिक्स्ड कैपिटल परचेज किया, आपकी कोई इंडस्ट्री है, आपने मशीन परचेज की है, तो ऐसा तो नहीं है कि आज उसकी वैल्यू 10 लाख है तो कल भी उसकी 10 लाख होगी और 1 साल बाद भी और 10 साल बाद भी, नहीं ना, उसकी वैल्यू कहीं ना कहीं कम होती जाएगी। और जो वैल्यू कम होगी वो फिक्स्ड कैपिटल की वैल्यू जो कम होती जा रही है वो ही हम क्या कहलाएंगे, उसी ही हम कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल कहेंगे और उसे ही हम डेप्रिसिएशन कहेंगे, ठीक है। तो जीडीपी से जब आप एनडीपी पे जाते हो तो आपको क्या करना पड़ता है, जीडीपी में से ग्रोस में से डेप्रिसिएशन माइनस किया तो आपका क्या आ गया, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डीपी और डीपी दोनों जगह सेम है, चाहे आप ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करें चाहे आप नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करें, सिर्फ जो डिफरेंस आ रहा है वो किसमें आ रहा है, ग्रोस में और नेट में। ग्रोस से नेट में जाते वक्त आपको सिर्फ क्या माइनस करना है, डेप्रिसिएशन माइनस करना है, वो आपने माइनस कर दिया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट पे। अब हमारा आ जाता है ग्रोस
नेशनल प्रोडक्ट। ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो हमने पहले पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का अगर हम देखें तो यहाँ भी ग्रोस है, यहाँ भी ग्रोस है, कोई चेंज नहीं है। यहाँ पे हमारा है डोमेस्टिक और यहाँ पे हमारा क्या है, नेशनल। तो डिफरेंस तो सिर्फ यहाँ पे आएगा, डोमेस्टिक विद इन द टेरिटरी, नेशनल मतलब बाहर की इनकम भी आप ऐड कर रहे हो, जिसे हम बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। प्रोडक्ट यहाँ पे भी है, प्रोडक्ट यहाँ पे भी है, तो इसमें कोई चेंज नहीं है, बस आपको डोमेस्टिक से किस पे जाना है, नेशनल पे जाना है। तो समझते हैं ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट के बारे में। इट इज द सम टोटल ऑफ वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड एन अकाउंटिंग ईयर बाय ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। बाय ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ कंट्री को हम समझते हैं कि यहाँ पे क्या बात करेंगे। सबसे पहले इन जीडीपी, जीडीपी में हमें क्या था, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री इज एडेड whether it is produced by a resident of a country or a foreigner living in India। कोई फॉरेनर इंडिया में रह रहा है, यहाँ पे इनकम प्रोड्यूस कर रहा है, हमारी टेरिटरी में कर रहा है, हमने उसकी इनकम को जीडीपी में इंक्लूड किया था। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे जीएनपी की, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट की, we do not include goods and services produced by foreigners living in a country। अगर कोई फॉरेनर हमारी कंट्री में रह रहे हैं, हम उसकी कोई ऐड नहीं करेंगे, उसकी तो उसकी कंट्री वाले करेंगे, हम क्यों करेंगे उनके ऐड। बट इनकम जनरेटेड बाय नेशनल्स आउटसाइड द कंट्री इज इंक्लूडेड इन जीएनपी। लेकिन जो हमारे इंडिया के लोग जो बाहर रह रहे हैं, वहां पे इनकम प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनकी इनकम हम यहाँ पे ऐड करेंगे, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट में वो ऐड होगी। इन अदर वर्ड्स इंटरनेशनल ट्रेड इज इंक्लूडेड इन कैलकुलेशन। अगर हम समझे तो इंटरनेशनल ट्रेड ऐड होगा कैलकुलेशन के टाइम पे। बात दोबारा करते हैं इसके बारे में। जीएनपी में हमने क्या किया, कोई भी फॉरेनर अगर इंडिया में रह रहा है, इंडिया का ही एग्जांपल लेके चल रहे हैं, और यहाँ पे वो कुछ कर रहा है, तो उसकी यहाँ ऐड नहीं होगी, उसकी कंट्री में ऐड होगी। अगर हमारा कोई नेशनल बाहर रह रहा है, कोई नेशनल्स, और वो बाहर प्रोडक्शन कर रहे हैं, वहां पे अपनी अर्निंग कर रहे हैं, उनकी इनकम यहाँ पे ऐड होगी। तो ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इन दोनों में बेसिक क्या डिफरेंस है, सिर्फ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का, कि ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इंक्लूड होगा, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में सिर्फ डोमेस्टिक टेरिटरी के अंडर जो हो रहा है वो इंक्लूड होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें एनपीएफसी, जिसे हम नेशनल इनकम भी बोलते हैं, हमने समझा। इसमें हमारा क्या होगा, अगर हमारा ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एक फैक्टर कॉस्ट गिवन है, तो हम उसमें से क्या माइनस करेंगे, जीएनपीएफसी से हमें किस पे जाना है, एनएनपीएफसी पे जाना है। एनपी और एफसी तो यहाँ भी है और यहाँ भी है, सिर्फ डिफरेंस किसका आ रहा है, यहाँ पे ग्रोस है और यहाँ पे क्या है, नेट। ग्रोस से नेट पे जाने के लिए आप क्या माइनस करते हो, डेप्रिसिएशन माइनस करते हो। अगर हम समझे यहाँ पे आपको एमपी भी दे सकते हैं, मार्केट प्राइस भी और फैक्टर कॉस्ट भी। तो इस चीज को अगर हम समझे ध्यान से, सबसे पहले फैक्टर कॉस्ट की अगर हम बात करें तो फैक्टर कॉस्ट में क्या होगा, फैक्टर कॉस्ट में जो होगा वो हमारा फैक्टर की, मतलब अगर आप देखो, आपने जैसे मान लो बिस्किट परचेज किया, बिस्किट में प्राइस के नीचे क्या लिखा होता है, इंक्लूडिंग ऑफ ऑल टैक्सेस, सारे टैक्सेस उसमें इंक्लूड है, मतलब वो प्राइस क्या है, मार्केट प्राइस है जो मार्केट में है। फैक्टर कॉस्ट में क्या होता है, हमारा जो मार्केट प्राइस है, जो हमारा टैक्स है वो इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, फैक्टर कॉस्ट हमें गिवन है, हमें मार्केट प्राइस पे जाना है, तो हमें इनडायरेक्ट टैक्स प्लस करने पड़ेंगे। अगर हमारा गिवन है मार्केट प्राइस और हमें फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, फैक्टर कॉस्ट मतलब अभी फैक्ट्री नहीं है वो सामान, उस पर अभी टैक्स नहीं लगा है, तो हमें क्या करना है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो माइनस करना है। ठीक है, अगर आप मार्केट में आ रहे हो तो आपको टैक्स प्लस करना है, आप मार्केट से बाहर फैक्ट्री में जा रहे हो, फैक्टर कॉस्ट निकाल रहे हो, तो आपको टैक्स प्लस नहीं करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे रियल नेशनल इनकम की, तो रियल नेशनल इनकम में हम रियल नेशनल इनकम की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, इट इज द वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन, जब हम इसमें इन्फ्लेशन को एडजस्ट करते हैं, एंड कैलकुलेटेड फ्रॉम सम रेफरेंस पॉइंट, बेस ईयर को लेकर अगर हम चलते हैं, जैसे अगर हम बात करें तो पहले 2004-05 हमारा बेस ईयर था, लेकिन करंट सिनेरियो की बात करें तो 2011-12 हमारा बेस ईयर है। रियल नेशनल इनकम हम कैसे निकालते हैं, एनएनपी एट करंट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स, जो भी हमने प्राइस इंडेक्स ले रखा है उससे। और पर कैपिटा इनकम की अगर हम बात करें तो पर कैपिटा इनकम क्या होती है, पर पर्सन इनकम। पर पर्सन इनकम मतलब पूरे नेशन की इनकम, नेशनल इनकम निकाली, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉपुलेशन, हमारी पॉपुलेशन उस ईयर में कितनी है उससे डिवाइड कर दिया, तो हमारा क्या आ जाएगा, पर पर्सन इनकम आ जाएगा। चलते हम पर्सनल इनकम की अगर हम बात करें, सबसे पहले पर्सनल इनकम क्या है,
इट इज द इनकम ऑफ द रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री, कंट्री के रेजिडेंट्स की इनकम है। टू कैलकुलेट पर्सनल इनकम, ट्रांसफर पेमेंट टू इंडिविजुअल्स आर एडेड टू नेशनल इनकम। ट्रांसफर पेमेंट क्या होती है? वन साइडेड पेमेंट, ठीक है। जैसे पेंशन है, गवर्नमेंट हमें पेंशन दे रही है, क्या हम बदले में कुछ दे रहे हैं? नहीं दे रहे, वन साइडेड जो पेमेंट है। सो ट्रांसफर पेमेंट जो होगी इंडिविजुअल की, वो ऐड होगी किसमें? नेशनल इनकम में। वाई? सोशल सिक्योरिटी टू कंट्रीब्यूशन, कोई कॉर्पोरेट टैक्स है, कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, वो सब क्या होंगे? सब्ट्रैक्ट होंगे। पर्सनल इनकम एक मेथड है क्या? नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का। तो यहाँ पे इनकम जो है रेजिडेंट्स की वो इंक्लूड होगी। और पर्सनल इनकम हम कैसे निकालते हैं? ट्रांसफर पेमेंट जो है इंडिविजुअल की वो तो ऐड होगी नेशनल इनकम में, बट जो हमारी एक्स्ट्रा है जैसे सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन, लाइक कॉर्पोरेट टैक्स या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, वो सारे क्या होंगे? सब्ट्रैक्ट होंगे। तो पर्सनल इनकम की अगर हम बात करें तो नेशनल इनकम प्लस ट्रांसफर पेमेंट्स, ये सारी हमारी इंक्लूड होगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेशनल इनकम एस्टिमेशन इन इंडिया, इंडिया में जो है हम इसकी हिस्ट्री पे चलते हैं कि पहले क्या था, अब क्या है। अगर हम बात करें तो पहले कोई भी एफर्ट, कोई सिस्टमैटिक एफर्ट्स नहीं लेके आए थे हम कि हमें नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है इंडिया की इंडिपेंडेंस से पहले। लेकिन जो हमारा पहला अटेम्प्ट था वो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का, वो किसने किया था? बाय श्री दादा भाई नौरोजी जी ने किया था। 1867-68 में ये किया था, ठीक है। हु एस्टिमेटेड पर कैपिटा इनकम टू बी ₹20। उन्होंने अपने अकॉर्डिंग दिखाया कि उन्होंने एस्टिमेट लगाया कि ₹20 पर कैपिटा क्या है? इनकम है। तो अगर हम दादा भाई नौरोजी की बात करें तो उन्होंने पहला अटेम्प्ट लिया था कैलकुलेट करने का, क्या? नेशनल इनकम। नेक्स्ट अगर हम देखें, द फर्स्ट साइंटिफिक मेथड वाज अडॉप्टेड बाय विक्रू राव इन 1931 एंड 32 बट वाज नॉट सैटिस्फैक्टरी। लेकिन पहला साइंटिफिक मेथड साइंटिफिक वे से कैलकुलेट करने का प्रोफेसर थे विक्रू राव, जिन्होंने ये लिया था 1931-32 में, लेकिन सैटिस्फैक्टरी नहीं हुआ। उसके बाद अगर हम बात करें फर्स्ट ऑफिशियल अटेम्प्ट, ऑफिशियली इंडिपेंडेंस के बाद पहला अटेम्प्ट नेशनल इनकम कमेटी बनाई गई, उसको हेड किया गया बाय पीसी महालनोबिस, और कब? 1949 में, ठीक है। पहला ऑफिशियल अटेम्प्ट लिया गया नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का। अकॉर्डिंग टू नेशनल इनकम कमेटी रिपोर्ट 1954 की कमेटी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग नेशनल इनकम इंडिया की ₹8,710 करोड़, और पर कैपिटा इनकम कितनी आई है? 225। मतलब 8,710 करोड़ को नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो थी उस टाइम पे उससे डिवाइड किया तो हमारी पर कैपिटा इनकम आ गई, जो हमारी थी 1948 और 49 की बात है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फिर क्या एस्टैब्लिश किया? CSO, which we call Central Statistical Organization. So presently हमारा बेस ईयर है जिसे हम GDP जो है मेजर करते हैं, वो क्या है हमारा? 2011। पहले जो क्वेश्चंस आते थे ना वो 2004-5 से रिलेटेड आते थे कि 2004-5 ईयर को बेस ईयर मान के चलो, और अब बताओ कि क्या है GDP कितनी % है। अब जो है हमारा जो अब क्वेश्चंस आएंगे वो 2011-12 से आएंगे। चलते हैं कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। अब जो है हम मेथड से समझेंगे, प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, ये 3 मेथड होते हैं हमारे नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के। तो सबसे पहले अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू साइमन कुजनेट्स, नेशनल इनकम कैन बी कैलकुलेटेड बाय 3 मेथड्स। साइमन कुजनेट्स के अकॉर्डिंग जो हमारी नेशनल इनकम है वो 3 मेथड से जो है वो कैलकुलेट होगी। तो अगर यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है कि नेशनल इनकम 3 मेथड से कैलकुलेट होगी, कैसी नोटिस निकली थी, तो आएगी साइमन कुजनेट्स। सबसे पहले अगर हम चलें प्रोडक्ट मेथड पे, हमारा पहला मेथड क्या है? इट इज अ मेथड फॉर मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। इन दिस मेथड द नेट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर, एक साल में जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनकी वैल्यू जो भी है वो, और टोटल ऑब्टेन्ड वैल्यू, मतलब हम जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उन सबकी वैल्यू को ऐड कर देंगे तो हमारी आ जाएगी GDP एट MP। हमारा क्या आया है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। हमारा जो है हमारा GDP MP गिवन है, और हमें कहाँ जाना है? हमें निकालनी है अपनी नेशनल इनकम। नेशनल इनकम कैसे निकलेगी? NNP एट FC। अब एक बात बताओ, हमने बात किया है कि अगर हमें ग्रोस से नेट पे जाना है तो हमें क्या माइनस करना है? डेप्रिसिएशन। यहाँ पे क्या गिवन है हमारा? ग्रोस, और दूसरी साइड हमारा क्या गिवन है? नेट। तो ग्रोस से नेट पे जाने के लिए हम क्या माइनस करेंगे? डेप्रिसिएशन। हमने डेप्रिसिएशन माइनस किया, या हम इसे कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी बोलते हैं। नेक्स्ट जो है वो है हमारा डोमेस्टिक।
डोमेस्टिक से हमें किस पे जाना है, नेशनल पे जाना है। तो नेशनल पे जाने के लिए हम क्या करेंगे, बाहर की इनकम को ऐड करेंगे, दैट इज NFIA। हमने NFIA जो है वो ऐड किया। अब उसके बाद जो है हमारा प्रोडक्ट और प्रोडक्ट वो तो सेम है, हमारा जो डिफरेंस आता है वो किससे आता है, यहाँ पे क्या है मार्केट प्राइस और यहाँ पे क्या है फैक्टर कोस्ट। सो मार्केट प्राइस से फैक्टर कोस्ट पे जाने के लिए हम क्या करेंगे, मार्केट प्राइस का मतलब क्या है, मार्केट में मतलब हमारे टैक्सेस इंक्लूड है, फैक्टर कोस्ट का मतलब क्या है कि यहाँ पे हमारे टैक्सेस इंक्लूडेड नहीं है। तो हमें जाना है फैक्टर कोस्ट पे, समझ लो फैक्टर की कोस्ट पे, तो वहाँ पे हमारे टैक्सेस नहीं है, तो हम माइनस कर देंगे उसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स हम इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, नेशनल इनकम, जिसे हम क्या बोलते हैं, NNP FCB बोलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें अपने नेक्स्ट मेथड की, तो वो है हमारा इनकम मेथड। इनकम मेथड क्या होता है, इन दिस मेथड अ टोटल वैल्यू ऑफ नेट इनकम अर्न्ड बाय द वर्किंग पीपल इन डिफरेंट सेक्टर्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड कमर्शियल एंटरप्राइजेस। जितने भी कमर्शियल एंटरप्राइजेस हैं और जितने भी डिफरेंट सेक्टर्स में वर्किंग क्लास है, उन सबकी इनकम का एडिशन किस में आ जाता है, इनकम मेथड में आ जाता है। सो बाय दिस मेथड नेशनल इनकम है जो वो ऑब्टेन होती है बाय एडिंग टोटल रेंट, टोटल वेजेस, टोटल इंटरेस्ट और टोटल प्रॉफिट, सब कुछ इसमें इंक्लूड होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारे नेक्स्ट मेथड की, कंजम्पशन मेथड, जिसे हम एक्सपेंडिचर मेथड के नाम से भी जानते हैं। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सपेंडिचर मेथड। इनकम जो है या तो हम उसे स्पेंड करेंगे कंजम्पशन पे या फिर हम उसे सेव करेंगे, और सेव किसके लिए करते हैं, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए। सो आइदर वी कंज्यूम और वी सेव। सो हमारी नेशनल इनकम क्या है, एडिशन ऑफ टोटल कंजम्पशन एंड टोटल सेविंग। जितनी हमारी टोटल कंजम्पशन होगी, जितनी हमारी टोटल सेविंग होगी, उससे हम नेशनल इनकम निकाल लेंगे। दिस इज ऑल अबाउट एक्सपेंडिचर मेथड। नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम्स इन कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, हमारी नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में हमारी क्या क्या प्रॉब्लम्स जो है वो आती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारी आती है प्रॉब्लम ब्लैक मनी की। ब्लैक मनी की बात करें तो काफ़ी सारी इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि स्मगलिंग, या फिर हम अनरिपोर्टेड इनकम की अगर हम बात करें, टैक्स इवेजन, टैक्स की चोरी, करप्शन। तो इन सब में क्या होता है, ये सारी जीडीपी की एस्टिमेट्स से बाहर होती है। यहाँ पे जीडीपी का एस्टिमेशन इंक्लूड नहीं होता, ये जीडीपी में इंक्लूड भी नहीं हो रही है ये सारी इनकम। सो हमारी इनकम जो है या फिर जो हमारी जीडीपी है, उसको हम करेक्ट या एक्यूरेट मेजर नहीं कर पाते। उसकी एक्यूरेसी में क्या है, ये हर्डल है। हर्डल क्या है, हमारी ब्लैक मनी। नेक्स्ट अगर हम बात करें नॉन मोनेटाइजेशन की, तो कई सारी ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जिसमें मनी का यूज नहीं होता है, कई सारी ऐसी ट्रांसफर होती हैं। तो और ये मेनली किस में होता है, रूरल इकोनॉमी के केस में। वहाँ पे इनफॉर्मली जो है वो ट्रांजेक्शन होती है, मतलब मनी इंक्लूडेड नहीं होता। नॉन मोनेटाइज्ड इकोनॉमी, अगर हमारा मनी इंक्लूडेड नहीं है तो वो हमारा जीडीपी में भी नहीं आएगा, और इससे हमारी जीडीपी एस्टिमेट होती है एट अ वेरी लो लेवल देन द एक्चुअल लेवल, एक्चुअल से कम पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें ग्रोइंग सेक्टर के बारे में, सो ग्रोइंग सेक्टर्स लाइक मैनी सर्विसेज, जैसे कि हमारी बीपीओ, वैल्यू एडिशन इन लीगल कंसल्टेंसी, हेल्थ सर्विसेज, फाइनेंशियल बिजनेस सर्विसेज और सर्विस सेक्टर एज अ होल इज नॉट बेस्ड ऑन एक्यूरेट रिपोर्टिंग, हैंस नेशनल इनकम इज अंडर एस्टिमेटेड। एक्यूरेट रिपोर्टिंग जो है हमें इन सब चीज़ों की नहीं मिलती है, इन सारी सर्विसेज की हमें नहीं मिलती है, जिससे हमारी नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में क्या आती है, प्रॉब्लम आती है, हर्डल आती है। उसके बाद हमने क्या समझा था, डबल काउंटिंग, तो हम पहले भी समझ चुके हैं। डबल काउंटिंग में क्या होता है, हम एक्यूरेट मेजर नहीं निकाल पाते। क्यों, क्योंकि अगर हम क्या कर रहे हैं, इंटरमीडिएट वैल्यू को और फाइनल वैल्यू को दोनों को इंक्लूड कर रहे हैं, तो 2 बार काउंटिंग होगी उस चीज़ की, और डबल काउंटिंग होने के कारण हमारा जीडीपी जो है वो एस्टिमेटेड, एकदम करेक्ट एस्टिमेशन उसकी नहीं आ पाती। तो बहुत डिफिकल्ट होता है कई बार इन चीज़ों को एलिमिनेट करना। अगर हम बात करें टॉप 5 लिमिटेशंस की, या आपके ट्रू फॉल्स जैसी स्टेटमेंट में आ सकते हैं कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है, या इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है रिगार्डिंग द लिमिटेशंस ऑफ नेशनल इनकम। सबसे पहले हम बात करें नॉन लिमिटेशंस की, सो नॉन मोनेटाइज्ड आउटपुट एंड इट्स ट्रांजेक्शंस, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट फैट इनकम, छोटी मोटी जो इनकम है उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है, लैक ऑफ डिफरेंशिएशन इन इकोनॉमिक फंक्शंस, अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग इकोनॉमिक फंक्शंस में, अनरिपोर्टेड इलीगल इनकम, इलीगल इनकम है, रिपोर्टिंग उसकी होगी नहीं, हमारी जीडीपी में एस्टिमेशन आएगा नहीं, और लैक ऑफ रिलायबल स्टेटिस्टिकल डाटा, जो स्टेटिस्टिकल डाटा कलेक्ट होता है वो हाईली अनरिलायबल होता है। कई सारे मेथड्स होते हैं डाटा को कलेक्ट करने में, पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड, और हमने समझे थे सैम्पलिंग में भी काफ़ी सारे।
तो कई सारी कन्वीनियंट सैम्पलिंग होती है, तो हम ऐसी सैम्पलिंग्स को या फिर प्राइमरी या सेकेंडरी डाटा को यूज़ करके, प्राइमरी कर रहे हैं तो हम रिलाई कर सकते हैं, लेकिन हम सेकेंडरी डाटा यूज़ करें तो हम रिलाई कैसे करेंगे, तो लैक आज रिलायबिलिटी में काफ़ी ज़्यादा लैकनेस होती है। ये दिस इज़ ऑल अबाउट पार्ट 1। कल जो हम बात करेंगे वो करेंगे पार्ट 2 में डिफरेंट सेक्टर्स में क्या क्या परफॉर्मेंस है, प्राइमरी कितना कंट्रीब्यूट करता है नेशनल इनकम में, सेकेंडरी कितना कंट्रीब्यूट करता है, टर्शरी कितना कंट्रीब्यूट करता है। उसके बाद हम मैप के हिसाब से समझेंगे कि इन सब का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझेंगे। थैंक यू एवरीवन। इफ यू फाइंड इट्स हेल्पफुल देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।